बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, दिस इज आतिफ अहमद, योर फिजिक्स टीचर। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं करैक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव। आज का हमारा टॉपिक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि बच्चों ये टॉपिक एज अ टूल वर्क करेगा। यानी इस टॉपिक में आप कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे जिनका इस्तेमाल करते हुए आप आने वाले टॉपिक्स को अंडरस्टैंड कर पाएंगे और उन टॉपिक्स को भी अंडरस्टैंड कर पाएंगे जिन्होंने एग्जाम में आना है। ठीक है, इसलिए बेटा आपने इसे बहुत ही अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है। ये सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको लाजमी तौर पे पता होने चाहिए। ठीक है, तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं करैक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव्स को। और इसकी जो पहली करैक्टरिस्टिक होती है बेटा वो है जी हमारे पास वेवलेंथ। तो क्या होती है जी वेवलेंथ? बेटा इसके नाम पे गौर करो, वेवलेंथ यानी एक वेव की लंबाई। ठीक है, अब मान लीजिए कि आपके पास एक रस्सी है और उस रस्सी को ना आपने ऐसे एक सपोर्ट के साथ अटैच किया हुआ है और इधर से आपने उसको हाथ में ऐसे पकड़ के रखा हुआ है, ग्रिप किया हुआ है। ठीक है बेटा। अच्छा, अब आप क्या करते हैं ना, यहां से एक कंप्लीट वाइब्रेशन यूं कीजिए, यानी यहां से इस रस्सी को ये वाला एंड पकड़ के ऊपर जाइए, फिर वापस नीचे आइए, फिर वापस इसी पोजीशन के ऊपर आइए। एक वाइब्रेशन कंप्लीट कीजिए इस तरह से। ये मेन पोजीशन, ऊपर लेके गए, नीचे लाए, फिर यूं। ठीक है, तो उससे क्या होगा, इस रस्सी के अंदर ना एक वेव पैदा हो जाएगी, ये ऐसी ऐसी। ठीक है, अब बेटा ये जो एक वेव है ना यहां से लेके यहां तक, ये एक कंप्लीट वेव होती है। याद रखना, ये आपके पास एक कंप्लीट वेव होती है। ठीक है, इस वेव की जो लंबाई है, ये वेव की जो लंबाई है इसको हम वेवलेंथ कहते हैं, इसको हम लैम्डा से डिनोट करते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? ओके। अच्छा जी, अब इसको बुक्स में कैसे बताया जाता है? ठीक है, ये तो बात आपको क्लियर होगी ना कि ये जो एक वेव है उसकी लंबाई को ही दरअसल वेवलेंथ कहा जाता है, मगर इसको बुक्स में कैसे डिफाइन किया जाता है, कैसे बताया जाता है, अब मैं वो भी आपको बात बताता हूं। ठीक है, बुक्स में अक्सर ये कहा जाता है कि आपके पास एक वेव है ना, जैसे चलिए ये वेव्स चल रही हैं इस तरह से आगे की तरफ, तो दो लगातार आने वाले जो क्रस्ट है, ये जो अपर पीक पॉइंट होता है ना वेव का, ये इसको क्रस्ट कहते हैं, और जो लोअर पीक पॉइंट होता है ना ये वाला, इसको बोलते हैं ट्रफ। दो लगातार आने वाले क्रस्ट के दरमियान ये जो फासला है इसको वेवलेंथ कहते हैं। क्यों? क्योंकि बेटा जितनी एक वेव की लंबाई होती है ना, ये ऑब्जर्व किया गया कि दो लगातार आने वाले क्रस्ट के दरमियान में भी उतना ही फासला होता है। ठीक है, तो इस तरह से ना जरा आसानी से हम वेव की लंबाई को बता सकते हैं कि एक वेव के अंदर जो है वो दो लगातार आने वाले क्रस्ट के दरमियान फासला या फिर दो लगातार आने वाले ट्रफ के दरमियान फासला जो होता है ना उसको हम वेवलेंथ कहते हैं। ठीक है, ये एक और भी तरीका है कि भाई वेव्स चल रही हैं, उसका कोई एक पॉइंट आपने यहां पर देख लीजिए, ये वाला एक पॉइंट है, पर्टिकुलर पॉइंट है वेव के अंदर। अब आप देखिए कि कितने डिस्टेंस के बाद ये वाला पॉइंट दोबारा रिपीट होगा। तो यहां से लेकर यहां तक जब आप आए, इतना फासला तय किया, तो फिर दोबारा यही पॉइंट जो है वो खुद को रिपीट कर रहा है। तो इन दो पॉइंट के दरमियान जो फासला है उसको हम वेवलेंथ कहते हैं। तो सबसे आसान, सबसे इजीएस्ट जो डेफिनेशन है वो ये होती है कि दो लगातार आने वाले क्रस्ट के दरमियान फासला या दो लगातार आने वाले ट्रफ के दरमियान फासले को हम वेवलेंथ कहते हैं। बात समझ आ गई? मैं जल्दी से समराइज करता हूं। वेवलेंथ क्या होती है? फौरन माइंड में लाओ, वेव की लंबाई। वेव क्या होती है? ये एक आपकी कंप्लीट वेव होती है, एक पॉजिटिव हाफ साइकिल, एक नीचे वाला नेगेटिव हाफ साइकिल, ये पूरी एक वेव बनती है। ठीक है, इस वेव की लंबाई को वेवलेंथ कहते हैं। डिफाइन कैसे करेंगे इसे? ये ऑब्जर्व किया गया कि जितनी एक वेव की लंबाई होती है ना, उतना ही दो लगातार आने वाले सेम पॉइंट के दरमियान फासला होता है, या आप कह लीजिए दो क्रस्ट के दरमियान फासला होता है, या दो लगातार आने वाले ट्रफ के दरमियान फासला होता है। तो इसलिए हमारे लिए ज्यादा आसानी होगी, हम सीधा सीधा ये कह दें कि दो लगातार आने वाले क्रस्ट के दरमियान फासले को हम वेवलेंथ कहते हैं, या दो लगातार आने वाले ट्रफ के दरमियान फासले को हम वेवलेंथ कहते हैं। अब इसको डिफाइन कैसे करना है, नोट्स बनाइए, हेडिंग लगाइए उसके अंदर, वेवलेंथ क्यों बताइए। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स वेयर द वेव पैटर्न रिपीट इटसेल्फ इज कॉल्ड वेवलेंथ। देखो, अब ये हमारे पास एक वेव है ना, इसके अंदर हम ये वाला एक पॉइंट ले लेते हैं। जरूरी नहीं कि यही पॉइंट लो, कोई और पॉइंट भी ले सकते हो, कोई भी एक पॉइंट ले लो और फिर देखो ये पॉइंट दोबारा वेव कब रिपीट करती है। ये वाली पोजीशन या ये वाला जो पॉइंट है, वेव यहां पर आने के बाद जब इधर पहुंची तो दोबारा वैसी पोजीशन बन गई। तो ये वाली जो पोजीशन है या ये वाला जो पॉइंट है यहां पर आकर रिपीट हुआ है ना, तो यहां से लेकर यहां तक का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, जो कम से कम फासला है, उसको हम वेवलेंथ कहते हैं। फिर से सुनिए, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट वेयर द वेव पैटर्न रिपीट इटसेल्फ
खुद को रिपीट करे इज कॉल्ड वेवलेंथ। तो ये वाला एक पॉइंट है जो यहाँ पे आकर दोबारा से रिपीट होता है, तो इन दो पॉइंट के दरमियान जो फासला है उसको वेवलेंथ कहते हैं। और जो दो बातें मैंने आपको बताई वो भी मैंने यहाँ पर लिख दी हैं। इट मे बी द डिस्टेंस बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट आर ट्रफ, दो लगातार आने वाले क्रस्ट के दरमियान फासला या दो लगातार आने वाले ट्रफ के दरमियान फासले को भी हम वेवलेंथ कहते हैं। इसके अलावा देखिए ये तो हमारे पास एक टाइप ऑफ वेव है, कुछ वेव ऐसी भी होती है जिसमें क्रस्ट या ट्रफ नहीं होते बल्कि कंप्रेशन और रेयरफैक्शन होती हैं। तो दो लगातार आने वाली कंप्रेशन के दरमियान फासले को भी हम वेवलेंथ कहते हैं, या दो लगातार आने वाली जो रेयरफैक्शन है उसके दरमियान फासले को भी हम वेवलेंथ कहते हैं। तो बेटा ये चीजें मैंने यहाँ पर मेंशन कर दी है। इट मे बी द डिस्टेंस बिटवीन द कंसेक्यूटिव कंप्रेशंस आर रेयरफैक्शन। और क्योंकि ये वेव लेंथ है, ये एक लंबाई है, तो वेव की तो लंबाई का यूनिट तो मीटर होता है, दैट्स वाई इसका यूनिट भी आपके पास मीटर है, स्मॉल एम से डिनोट करेंगे। उसके बाद फिर नंबर 2 पॉइंट पे आइए बेटा, वेव फ्रंट। अब वेव फ्रंट को जो है ना जरा अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कीजिएगा। वेव फ्रंट का जो टॉपिक आपकी बुक में बताया गया ना, काफी कॉम्प्लिकेटेड वे में बताया गया। मैं आपको बिल्कुल आसान और सीधे तरीके से बताता हूँ ताकि आपके माइंड में ये चीज एक अच्छा जो है वो इमेज बन जाए कि क्या चीज होती है वेव फ्रंट। देखो बेटा सीधी सी बात है, आपके पास वाटर था, बिल्कुल रेस्ट पोजीशन पे था, आपने उसके अंदर स्टोन फेंका, डिस्टर्बेंस क्रिएट की, उससे क्या हुआ, मीडियम के पार्टिकल जो है वो वाइब्रेट कर रहे हैं। अब आप देखते हैं कि वहां पर ना आपको एक गोल गोल रिंग नजर आती हैं, यानी वो एक पूरी एक लाइन होगी, एक सरफेस होगी इस तरह से सर्कुलर पाथ के ऊपर कि जिसमें सारे के सारे वाटर के पार्टिकल ना ऊपर की तरफ उभरे हुए होते हैं। ऐसे पूरी आपको एक रिंग नजर आएगी, ठीक है, जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से। यहाँ पे आपने पत्थर फेंका और पूरी ना आपको इस तरह से एक रिंग नजर आएगी वाटर के पार्टिकल्स की जो ऊपर की तरफ उभरे हुए हैं। ये जो पूरी एक रिंग नजर आ रही है ना, इसके अंदर जितने भी वाटर के पार्टिकल्स हैं वो सब वाइब्रेट कर रहे हैं और वो सेम फेज के साथ वाइब्रेट कर रहे हैं। सेम फेज के साथ वाइब्रेट करने का मतलब ये है कि लेट्स से एक ये पार्टिकल और एक ये पार्टिकल, जब ये पार्टिकल लोएस्ट पोजीशन पे है तो दूसरा भी लोएस्ट पोजीशन पर, जब ये ऊपर आया तो ये भी उतना ऊपर आया, ये और ऊपर आया तो ये भी और ऊपर आ गया, ये मैक्सिमम पर गया तो ये भी मैक्सिमम पर, जब ये नीचे आया तो ये भी नीचे। अब ये जो वाइब्रेशन हो रही है ना, ये वाली वाइब्रेशन, ये इन फेज वाइब्रेशन है। अगर ये ऐसे ऐसे वाइब्रेशन करते, अब ये इन फेज वाइब्रेशन नहीं है। ये यहां पर इकट्ठे आए, यहां पर आए तो इकट्ठे, यहां आए तो इकट्ठे, ऊपर गए तो इकट्ठे। अब वो सारे पॉइंट कि जहां पर वाइब्रेट करने वाले पार्टिकल इन फेज होके वाइब्रेट करते हैं, वो एक सरफेस बना देते हैं। उस सरफेस को बेटा हम वेव फ्रंट कहते हैं। फिर से सुनिए, जो मीडियम के पार्टिकल हैं वाइब्रेट करते हैं, वो तमाम पार्टिकल जो इन फेज होकर वाइब्रेशन करते हैं, यानी इकट्ठे वाइब्रेशन करते हैं। जैसे बच्चे होते हैं ना, एक लाइन में खड़े हैं, उनको हम अक्सर टीचर पनिशमेंट देते हैं, ठीक है, तो इकट्ठे वो बैठ जाते हैं, इकट्ठे वो खड़े हो जाते हैं, फिर इकट्ठे बैठते हैं, इकट्ठे खड़े होते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह से वाटर के पार्टिकल जो इकट्ठे नीचे जाते हैं, इकट्ठे दरमियान में आते हैं, इकट्ठे ऊपर जाते हैं, ये इन फेज होकर वाइब्रेट कर रहे हैं। ये सारे इन फेज होकर वाइब्रेट करने वाले जो पार्टिकल एक सरफेस बनाते हैं जिसको वेव फ्रंट कहते हैं। अब मैं आपको डिफाइन करता हूं, फिर से बता देता हूं, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा ऐसा है कि बच्चों को थोड़ी सा मुश्किल होती है इसको अंडरस्टैंड करने में। वेव फ्रंट इज द सरफेस दैट ज्वाइन ऑल द पॉइंट्स ऑफ वेव विच वाइब्रेट इन द सेम फेज एट सेम टाइम। एक ही वक्त में एक ही तरह से वाइब्रेट करने वाले तमाम पार्टिकल जो सरफेस बनाते हैं उसको वेव फ्रंट कहते हैं, ठीक है। जैसे आपने यहां पर देखा कि ये फर्ज कर लें आपके पास एक वेव फ्रंट है, ये वाला पार्टिकल, ये वाला पार्टिकल, ये वाला पार्टिकल, ये सारे के सारे पार्टिकल इकट्ठे ऊपर आ रहे हैं, इकट्ठे नीचे जा रहे हैं। एक ही वक्त में, एक ही टाइम में ये सारे पार्टिकल ऊपर आते हैं और एक ही वक्त में ये सारे पार्टिकल नीचे जाते हैं। तो ये सारे पार्टिकल जो इकट्ठे ऊपर आते हैं, इकट्ठे ही नीचे जाते हैं, यानी इन फेज होकर वाइब्रेट कर रहे हैं, ये जो सरफेस बनाते हैं, इस सरफेस को मेरा बेटा कहते हैं वेव फ्रंट। मैं फिर से बता देता हूं वेव फ्रंट क्या होता है मेरे बच्चों। वो तमाम पार्टिकल जो इन फेज होके वाइब्रेट कर रहे हैं, वो सारे मिलके एक सरफेस बनाते हैं, उस सरफेस को सिंपली हम वेव फ्रंट कहते हैं, ठीक है। और डेफिनेशन में भी यही बात आपको बताई गई है, वेव फ्रंट इज द सरफेस, वेव फ्रंट एक सरफेस है that join all the points of the wave which vibrate in the same phase। वो उन तमाम पार्टिकल से मिलके ये सरफेस बनती है जो पार्टिकल सेम फेज के साथ वाइब्रेट कर रहे हैं, यानी इकट्ठे ऊपर आ रहे हैं, इकट्ठे नीचे जा रहे हैं। तो देखिए ये जो आपको रिंग नजर आती है ऐसे गोल पानी की, वो रिंग नजर इसलिए आती है कि इस रिंग के ऊपर जितने भी पार्टिकल हैं वाटर के, वो सारे के सारे इकट्ठे ऊपर उभर के आते हैं, फिर सारे के सारे इकट्ठे नीचे जाते हैं, तो इन फेज होकर वाइब्रेट करते हैं। तो ये जो सरफेस आपके पास बनी है मेरे बच्चों, इसको हम वेव फ्रंट कहते हैं, ठीक है। इसीलिए कहा गया वेव फ्रंट इज द सरफेस, ये एक सरफेस है दैट ज्वाइन ऑल द पॉइंट्स, जो तमाम पॉइंट्स को ज्वाइन करने से
वेव मिलके बनती है, कौन से पॉइंट ऑफ वेव विच वाइब्रेट इन द सेम फेज एट सेम टाइम, जो एक ही वक्त में एक ही फेज के अंदर होते हैं, यानी इकट्ठे नीचे होंगे या इकट्ठे दरमियान में होंगे या इकट्ठे मैक्सिमम पोजीशन के ऊपर होंगे, इसको हम बोलते हैं वेव फ्रंट। अब जो बात आपकी बुक में लिखी हुई है बेटा, उससे आपको ये बात समझाना थोड़ा सा छोटे बच्चों को मुश्किल होती है, तो ये सबसे ईजीएस्ट वे है, इसके तरीके से आप बस याद रख लो कि ये एक सरफेस होती है जिस सरफेस के ऊपर तमाम पार्टिकल इन फेज होकर वाइब्रेट करते हैं। ये एक सरफेस होती है जिसके ऊपर मौजूद तमाम पार्टिकल इन फेज होकर वाइब्रेट करते हैं, ये बात याद कर लो बेटा, ठीक है। ओके जी, उसके बाद उसकी रियल लाइफ से एग्जांपल भी आप यही वाली दे दीजिए। व्हेन यू ड्रॉप अ स्टोन इन द वाटर, सर्कुलर लाइंस यू सी आर द वेव फ्रंट। जैसे ही पानी के अंदर पत्थर को फेंका, वो जो गोल गोल आपको उभरी हुई सरफेस नजर आती है ना, ऐसे रिंग बनी होती है, वो गोल उभरी हुई सरफेस के अंदर जितने भी वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो सारे इकट्ठे ऊपर आ रहे होते हैं और इकट्ठे ही नीचे जा रहे होते हैं, तो वो सारे इन फेज होकर वाइब्रेट करते हैं। उन सब पॉइंट को मिलाने से जो सरफेस बनती है उसको हम बेटा वेव फ्रंट कहते हैं, ठीक है। वेव फ्रंट की भी डिफरेंट टाइप्स होती हैं, रेक्टेंगुलर वेव फ्रंट होते हैं, सर्कुलर वेव फ्रंट होते हैं, वो आपको आगे चल के नेक्स्ट क्लासेस के अंदर जो है वो सिखाएंगे। फिल वक्त सिर्फ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया गया वेव फ्रंट का। उम्मीद करता हूं कि बेटा आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि वेव फ्रंट क्या बला होती है। ओके, उसके बाद फिर आ जाइए बेटा वेव्स की जो क्रस्ट है और ट्रफ है। बेटा क्रस्ट और ट्रफ क्या होते हैं? क्रस्ट और ट्रफ देखें, एक ये मेन पोजीशन है ना मीडियम के पार्टिकल की। अब पार्टिकल अप एंड डाउन ऐसे वाइब्रेट करते हैं। अब पार्टिकल इस मेन पोजीशन से ऊपर मैक्सिमम कितना ऊपर चला जाता है, जो अपर पीक है ना इसका, उसको क्रस्ट कहते हैं। और जो इसका लोएस्ट पीक होता है, नीचे कितना दूर चला जाता है इस मेन पोजीशन से, बेटा उसको हम बोलते हैं जी ये हमारा ट्रफ है। तो देखिए ये एक वेव है, अगर हम रस्सी में वेव पैदा कर रहे हैं, ठीक है, तो ये मेन पोजीशन थी, इससे मैक्सिमम पोजीशन ये वाली है, ठीक है। ये आपका जो है वो ऊपर वाला एक्सट्रीम पोजीशन, इसको हम बोलते हैं जी क्रस्ट, और लोअर जो इसका पोजीशन है नीचे की तरफ, उसको हम बेटा बोलते हैं जी ये है हमारे पास ट्रफ। तो इसको क्रस्ट कहते हैं अपर पीक को, और नीचे वाले पीक को बेटा हम ट्रफ कहते हैं, सही है। तो यहां पर मैंने लिखा है द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द वेव वेयर द डिस्प्लेसमेंट ऑफ मीडियम इज एट मैक्सिमम, ठीक है। तो ये हाईएस्ट पॉइंट होता है वेव का जहां पर डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होता है। ये पॉजिटिव डायरेक्शन में भी आप कह सकते हैं, ठीक है। मुख्तलिफ तरीके हैं इसको डिफाइन करने के, एक्सप्लेन करने के। उसको हम बेटा कहते हैं कि ये क्रस्ट है, ठीक है। या आप यूं भी कह सकते हो कि मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इन द पॉजिटिव डायरेक्शन या अलोंग द पॉजिटिव वाई एक्सिस इज द क्रस्ट, और मीन पोजीशन से जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है इन द नेगेटिव एक्सिस या नेगेटिव वाई एक्सिस, उसको हम ट्रफ कहते हैं। कई तरीके हैं बेटा, जिस तरीके से भी आपको अच्छा लगता है आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसी तरह से ट्रफ की बात करेंगे, द लोएस्ट पॉइंट ऑफ द वेव वेयर द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मीडियम इज मिनिमम। तो ये जो लोएस्ट पॉइंट है बेटा, इनको ट्रफ कहते हैं। अब ये आपसे कोई भी नहीं पूछेगा क्रस्ट क्या होता है, ट्रफ क्या होता है, डिफाइन आप करने के लिए कोई नहीं कहेगा। सिर्फ आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि अगर ये एक वेव है तो इसका जो अपर मैक्सिमम है इसको क्रस्ट कहते हैं, लोअर मैक्सिमम को हम जो है वो ट्रफ कहते हैं। अपर पीक एंड लोअर पीक, क्रस्ट एंड ट्रफ, बस ये आपको चीज पता होनी चाहिए। ये याद करने की कतई जरूरत नहीं है कि आप इसको याद करने बैठ जाए क्रस्ट क्या होती है, ट्रफ क्या होती है। हाँ, ये जो वेव फ्रंट वाली डेफिनेशन है ना, ये पॉसिबल है कि शायद आपको कहीं पूछी जा सके, तो इसको याद कर लीजिए, एग्जांपल याद कर लीजिए, डायग्राम बनाइए। मगर इसको क्रस्ट की डेफिनेशन, ट्रफ की डेफिनेशन ये कोई नहीं आपसे पूछेगा। उसके बाद आइए बेटा नेक्स्ट जो है वो डिस्प्लेसमेंट के ऊपर। ये डिस्प्लेसमेंट और एम्पलीट्यूड दोनों को मैं इकट्ठा ही एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है और एम्पलीट्यूड क्या होता है। देखो यहां पर जो हमने रस्सी के पार्टिकल्स के अंदर वेव पैदा की है ना, ठीक है, रस्सी के अंदर, तो देखें ये जो इसके पार्टिकल्स हैं, यहां पर ये पार्टिकल इतना दूर गया, फिर वो और दूर गया, फिर वो और दूर गया, फिर ये मैक्सिमम पर चला गया, ठीक है। अब यहां पर ये मेन पोजीशन है और मेन पोजीशन से पार्टिकल दूर जाते जा रहे हैं, और दूर जाता जा रहा है, और दूर जाता जा रहा है, और दूर जाता जा रहा है। जब तक वो मैक्सिमम दूर नहीं चला जाता या मैक्सिमम जो इसका डिस्प्लेसमेंट है वहां तक पहुंच नहीं जाता, उससे पहले पहले ये सारे डिस्प्लेसमेंट कहलाते हैं। और जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है उसको हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। यानी देखा जाए तो एक यहां से मेन पोजीशन से जितना भी दूर जाए ये सारे के सारे डिस्प्लेसमेंट्स ही हैं, लेकिन इसके अंदर जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है उसको हम एम्पलीट्यूड का नाम दे देते हैं। है वो भी डिस्प्लेसमेंट, नाम उसको दे देते हैं जी एम्पलीट्यूड। तो यहां पर देखो मेरे बेटा, ये वेव है, ये मेन पोजीशन से इतना फासला, ये डिस्प्लेसमेंट है, ये भी डिस्प्लेसमेंट है, ये भी डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन ये देखें जो मैक्सिमम पॉइंट है उसको मैंने टच नहीं किया, क्योंकि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को फिर डिस्प्लेसमेंट नहीं, उसको हम एम्पलीट्यूड कहते हैं, ठीक है। अब यहां पे मेंशन भी किया डिस्प्लेसमेंट एक्स क्या है,
The separation between mean position and any point either on the left or right side of the mean position. देखिए ये mean position, ये कह लीजिए उससे राइट साइड, ये उसकी लेफ्ट साइड। अब मीन पोजीशन से वेव के ऊपर मौजूद किसी भी एक पॉइंट तक फासला, इस पॉइंट तक फासला, इस पॉइंट तक फासला, इस पॉइंट तक फासला, ये सब के सब डिस्प्लेसमेंट कहलाते हैं। और ये भी जरूरी नहीं है कि आप अपर साइड पर लेंगे या उसके लेफ्ट साइड पर आप डिस्प्लेसमेंट लेंगे, राइट साइड पर ले लीजिए, लेफ्ट साइड पर ले लीजिए, आपकी मर्जी है। जैसे यहां पर देखिए ये वाला पॉइंट का मीन पोजीशन से फासला, इसका मीन पोजीशन से फासला, इसका मीन पोजीशन से फासला, ये सब के सब क्या है बेटा, ये डिस्प्लेसमेंट्स हैं, ठीक है। लेकिन जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है ना मीन पोजीशन से, उसको हम एम्पलीट्यूड कह देते हैं, उसको नीचे डिस्कस करेंगे। ये देखिए मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन फ्रॉम आइदर साइड इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड, यानी कि इस मीन पोजीशन से ऊपर की जानिब मैक्सिमम फासला या मीन पोजीशन से नीचे की तरफ जो ज्यादा से ज्यादा फासला है उसको एम्पलीट्यूड कहते हैं। बात को समझ गए? यानी कि इस मीन पोजीशन से वेव के ऊपर मौजूद हर पॉइंट के दरमियान जो एक सेपरेशन है, जो वक्फा है, वो डिस्प्लेसमेंट ही है। लेकिन जो सबसे बड़ा डिस्प्लेसमेंट है, उस सबसे बड़े डिस्प्लेसमेंट को हम डिस्प्लेसमेंट नहीं कहते, उसको एम्पलीट्यूड कह देते हैं। उससे छोटे जितनी भी वैल्यूज हैं वो सब के सब डिस्प्लेसमेंट कहलाती हैं। और जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है उसको डिस्प्लेसमेंट नहीं बल्कि उसको हम एम्पलीट्यूड कह देते हैं। जैसे यहां पर अगर मैं बताऊं आपको तो देखिए ये जो है, ये अगर इसका मैक्सिमम पीक पॉइंट है तो ये इस पॉइंट का एक्स एक्सिस सॉरी इससे मीन पोजीशन से जो फासला है मेरे बच्चों, ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट नहीं है, ये एम्पलीट्यूड है। इसके अलावा अगर मैं ये वाला एक पॉइंट लेता हूं, इसका फासला मीन पोजीशन से ये डिस्प्लेसमेंट है, ये वाला पॉइंट है इसका फासला ये भी डिस्प्लेसमेंट है, ये वाला पॉइंट इसका फासला ये भी डिस्प्लेसमेंट है, ये भी डिस्प्लेसमेंट है। अगर ये इसका लोअर पीक है, ये भी डिस्प्लेसमेंट, ये भी डिस्प्लेसमेंट, ये भी डिस्प्लेसमेंट, ये आपका एम्पलीट्यूड, फिर ये भी डिस्प्लेसमेंट, ये भी डिस्प्लेसमेंट, ये भी डिस्प्लेसमेंट, ये भी डिस्प्लेसमेंट। अब तो मेरे ख्याल से समझ आ जानी चाहिए कि ये डिस्प्लेसमेंट में और इस मीन पोजीशन में क्या फर्क है। हैं ये सारे ही डिस्प्लेसमेंट, लेकिन जो सबसे बड़ा डिस्प्लेसमेंट होता है उसको हम एम्पलीट्यूड नाम रख देते हैं उसका। सो फाइनली हमने सीख लिया कि डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये सेपरेशन है या डिस्टेंस कह लीजिए फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन द वेव टू द मीन पोजीशन। मीन पोजीशन से लेकर वेव के ऊपर मौजूद किसी भी एक पॉइंट के दरमियान जो वक्फा है, ठीक है, तो उसको बेटा हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं दिस इज डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, देखो ये भी डिस्प्लेसमेंट ही लिखा ना, जो बड़े से बड़ा मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है उसको हम एम्पलीट्यूड कह देते हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पीक पोजीशन है, यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट ये एम्पलीट्यूड है, यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड है। और ये ऊपर वाली साइड से भी लिया जा सकता है, नीचे वाली साइड से भी एम्पलीट्यूड को लिया जा सकता है, ठीक है। इसको भी एम्पलीट्यूड कहते हैं, इसको भी एम्पलीट्यूड कहते हैं, राइट। अच्छा बेटा उसके बाद फिर हम आ जाते हैं जी टाइम पीरियड के ऊपर। टाइम पीरियड क्या होता है, याद रखो बेटा, किसी भी एक वाइब्रेशन मुकम्मल होने का वक्त हो, टाइम पीरियड कहते हैं। किसी भी एक साइकिल कंप्लीट होने का वक्त हो, उसको टाइम पीरियड कहते हैं, ठीक है। कोई भी एक वेव मुकम्मल होने का वक्त हो, उसको भी टाइम पीरियड ही कहते हैं। तो एक वेव मुकम्मल होने का वक्त टाइम पीरियड, एक साइकिल कंप्लीट होने का वक्त टाइम पीरियड, एक वाइब्रेशन कंप्लीट होने का वक्त टाइम पीरियड, ठीक है। तो यहां पर यही बात मैंने लिखी है, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। एक वाइब्रेशन मुकम्मल करने का वक्त टाइम पीरियड। आप ये भी कह सकते हैं टाइम टेकन टू कंप्लीट वन वेव, एक वेव को मुकम्मल होने में जो वक्त लगता है वो भी आपके पास टाइम पीरियड है, ठीक है। एक साइकिल कंप्लीट होने में जो वक्त लगता है उसको भी आप कह सकते हैं बेटा कि ये हमारे पास वन वेव है। अच्छा, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल टी। टाइम पीरियड को स्मॉल टी से डिनोट नहीं करना, कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। और क्योंकि टाइम है इसका यूनिट जो है वो सेकंड होता है, तो यहां पर भी इसका ऐसा यूनिट को हम सेकंड ही लेते हैं। अब अगर फार्मूला लिखना पड़ जाए इसका, तो T इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय F होता है। ये जो F है ये फ्रीक्वेंसी है, T टाइम पीरियड है। टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के ना रेसिप्रोकल होते हैं। यहाँ पे एंड पे जाके मैं आपको ये चीज समझाऊंगा, ठीक है। फिल वक्त जो है वो हम इसको इसी तरह याद रख लेते हैं कि टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1/f, क्योंकि टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी का उलट होता है। फ्रीक्वेंसी क्या है वो भी देखते हैं मेरे बच्चों। फ्रीक्वेंसी कहते हैं नंबर ऑफ वाइब्रेशंस इन 1 सेकेंड। एक सेकंड में कितनी वाइब्रेशन मुकम्मल होती है, ये फ्रीक्वेंसी होती है। या एक सेकंड में कितने साइकिल कंप्लीट होते हैं, ये भी फ्रीक्वेंसी ही होती है। या एक सेकंड में किसी पॉइंट से कितनी वेव्स गुजरती हैं, ये भी फ्रीक्वेंसी होती है। फ्रीक्वेंसी बेटा तादाद कहते हैं, एक सेकंड में तादाद। फ्रीक्वेंसी क्या है, एक सेकंड में तादाद, चाहे वो साइकिल्स की तादाद हो, चाहे वो वाइब्रेशंस की तादाद हो, चाहे वो गुजरने वाली किसी पॉइंट से वेव्स की तादाद हो,
ठीक है बेटा, ओके जी। तो यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ वाइब्रेशंस कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड के अंदर जितनी भी वाइब्रेशंस कंप्लीट हो रही हैं उसको बेटा फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अब देखिए टाइम पीरियड में और फ्रीक्वेंसी में क्या फर्क आया। टाइम पीरियड ये है कि एक वाइब्रेशन मुकम्मल करने में जो वक्त दरकार है, जो वक्त चाहिए, वो हमारा टाइम पीरियड है। 1 सेकंड में कितने साइकिल कंप्लीट होते हैं या कितनी वाइब्रेशन मुकम्मल होती हैं, उनकी तो तादाद है 1 सेकंड में कंप्लीट होने वाली वाइब्रेशंस की, बेटा उसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। समझ गए? अच्छा, अब बेटा यहाँ पे कुछ डायग्राम्स हैं जो कि आपके कंसेप्ट को बूस्ट करने में आपको हेल्प करेंगे, जरा उनको भी समझ लीजिए। देखिए ये पहले मैं आपको एक जनरल डायग्राम बता देता हूँ। ये हमने एक वेव का स्ट्रक्चर बनाया, ये ग्राफ कह लीजिए उसको। ये अलोंग द वाई एक्सिस हमारे पास एम्पलीट्यूड है, अलोंग द एक्स एक्सिस ये बेटा हमारे पास जो है वो टाइम है, ठीक है। और ये एक वेव आई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वेव है। अब इसका जो अपर मैक्सिमम मैंने बता दिया आपको क्रस्ट होता है, लोअर जो मिनिमम होता है इसका वो हमारे पास ट्रफ होता है, ठीक है। और जो एक्सट्रीम ये जो आपके पास इसकी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होती है फ्रॉम द मेन पोजीशन, ये मेन पोजीशन दरमियानी पोजीशन है, यहाँ से इसकी मैक्सिमम जो दूरी है उसको हम कहते हैं ये एम्पलीट्यूड है। इसके अलावा कोई दूरी ले लें, जैसे इस पॉइंट की मेन पोजीशन से दूरी है वो सिंपली डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्प्लेसमेंट आ गया। अच्छा, उसके बाद फिर दो लगातार आने वाले ट्रफ के दरमियान फासला या दो लगातार आने वाले क्रस्ट के दरमियान फासले को भी हम वेवलेंथ कहते हैं, उसको लैम्डा से डिनोट मैंने कर दिया, ठीक है। ये चीज भी हो गई है। अच्छा जी, अब आइए बेटा कि अगर हाई फ्रीक्वेंसी और लो फ्रीक्वेंसी को पहचानना हो डायग्राम की हेल्प से तो कैसे पहचानेंगे। देखिए ये हमारे पास एक गिवन टाइम है, उस गिवन टाइम के अंदर देखिए एक वेव, 2 3 4 5 6 7 8 9 वेव, ऑलमोस्ट 8-9 वेव्स बन रही हैं। आप उसको प्रॉपरली काउंट कर लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे वेव्स कितनी बन रही है, 1 2 3 4 वेव्स बन रही हैं। अब लेट्स से समझने के लिए कहता हूँ कि ये 1 सेकंड है, 1 सेकंड में यहाँ पे 9 वेव्स गुजर रही हैं और इधर 1 सेकंड में 4 वेव्स गुजर रही हैं, ठीक है। तो 1 सेकंड के अंदर जो नंबर ऑफ वेव्स किसी पॉइंट से पास करती है मेरे बेटा, उसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि इनकी जो फ्रीक्वेंसी है ना बेटा, वो फ्रीक्वेंसी है हमारे पास हाई, क्योंकि 1 सेकंड के अंदर ज्यादा वेव्स पास कर रही है। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है लो, क्योंकि 1 सेकंड के टाइम के अंदर वेव्स कम पास कर रही है, ठीक है। तो इनकी डायग्राम बनानी पड़े तो हाई फ्रीक्वेंसी लो फ्रीक्वेंसी की डायग्राम यूं बनाएंगे। उसके बाद फिर हम बात कर लेते हैं जी वेवलेंथ की, ठीक है। जब फ्रीक्वेंसी हाई होती है ना बेटा, यानी देखिए आप इसके अंदर जो वेव है जी 1 2 3 4 वेव बन रही है, ठीक है। 1 सेकंड के अंदर 4 वेव बन रही है और इधर 1 सेकंड के अंदर 1 2 और ये 2.5, मतलब 3 वेव्स भी पूरी नहीं बन रही, ठीक है। तो अब देखिए इनके जो क्रस्ट हैं वो क्लोज हो जाएंगे, दो लगातार आने वाले क्रस्ट के दरमियान फासले को वेवलेंथ कहते हैं। यहाँ पर भी दो लगातार आने वाले क्रस्ट के दरमियान फासले को हम वेवलेंथ कहते हैं। जब फ्रीक्वेंसी हाई होगी यानी 1 सेकंड में ज्यादा वेव बनेगी तो आप देखें क्रस्ट क्लोज आने पड़ेंगे फिर, और उससे फिर क्या होगा, वेवलेंथ कम हो जाएगी। और जब फ्रीक्वेंसी लो होती है तो आप देखेंगे बेटा यहाँ पर जो वेवलेंथ है वो बड़ी हो जाती है आपके पास, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर हम बात कर लेते हैं जी एम्पलीट्यूड को। एम्पलीट्यूड मेरे बेटे आपको मैंने पहले भी बताया कि वो मीन पोजीशन से फासला होता है, मैक्सिमम कितना ऊपर जाएगा पार्टिकल, ठीक है। तो अगर हम बात करें लो एम्पलीट्यूड की तो देख सकते हैं आपके यहाँ पर ये मेन पोजीशन है, उससे ज्यादा दूर पार्टिकल नहीं जा सका, एम्पलीट्यूड बहुत कम है। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो मेन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट जो है वो काफी ज्यादा है, तो इधर एम्पलीट्यूड ग्रेटर है, इधर एम्पलीट्यूड स्मॉलर है। ये मैंने डायग्राम इसलिए बनाई है ताकि आपके माइंड में क्लियर इमेज बन सके इन चीज़ों के बारे में कि हाई फ्रीक्वेंसी और लो फ्रीक्वेंसी में क्या फ़र्क होता है और शॉर्टर वेवलेंथ और लार्जर वेवलेंथ में क्या फ़र्क होता है। इसके अलावा स्मॉलर एम्पलीट्यूड और जो लार्जर एम्पलीट्यूड उसमें क्या फ़र्क होता है, ठीक है। तो ये आपको बेटा फ़र्क बेसिकली समझाना था। उसके अलावा ये ग्राफ किन किन चीज़ों पर मुश्तमिल होता है, अलोंग द एक्स एक्सिस टाइम होता है, अलोंग द वाई एक्सिस डिस्प्लेसमेंट कह लीजिए या एम्पलीट्यूड कह लीजिए, वो बेटा आपके पास होता है, ठीक है। ओके जी, उसके बाद फिर लास्ट पॉइंट के ऊपर आ जाइए, रिलेशन बिटवीन टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा T इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय F और F के अंदर लिखा F इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय T। ये T और F ना एक दूसरे के साथ इनवर्स रिलेशन में होते हैं, ठीक है। इनके दरमियान इनवर्स रिलेशन पाया जाएगा। इनवर्स रिलेशन का मतलब होता है दो चीजों के दरमियान ऐसा ताल्लुक कि जिसमें अगर आप एक चीज को बढ़ाएंगे तो दूसरी चीज कम हो जाएगी, एक चीज को कम करेंगे तो दूसरी चीज बढ़ जाएगी, ठीक है। अब अक्सर बच्चों को ये बात समझ में नहीं आ रही होती कि सर किस तरह से टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी के दरमियान इनवर्स रिलेशन है। तो मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, उससे आपके माइंड में ये चीज क्लियर हो जाएगी। अब फिल वक्त ना अपने माइंड में आप इतनी बात याद रखिए कि टाइम पीरियड जो है ना वो एक चक्कर मुकम्मल होने का वक्त होता है। एक चक्कर मुकम्मल होने का वक्त, उसको हम टाइम पीरियड कहते हैं, ठीक है। और ये जो फ्रीक्वेंसी होती है ना,
ये एक सेकंड के अंदर कितने चक्कर मुकम्मल हो रहे हैं, यानी एक गिवन टाइम के अंदर कितना चक्कर मुकम्मल कर रही है, उसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। फ्रीक्वेंसी है चक्रों की तादाद, ठीक है। और टाइम पीरियड क्या है, एक चक्कर का टाइम। टाइम पीरियड एक चक्कर का टाइम, फ्रीक्वेंसी कितने चक्कर लगे, यानी कितने साइकिल्स कंप्लीट हुए, हाउ मेनी साइकिल्स यू कंप्लीटेड, ये आपके पास क्या है बेटा, बेसिकली फ्रीक्वेंसी के मद में आएगा। और एक साइकिल में कितना टाइम लगा, ये आपके पास टाइम पीरियड में आएगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आई है। अब फर्ज करो कि आपके पास 1 घंटे का टाइम है, ठीक है, और आपको एक साइकिल दे दी गई है, और आप एक ऐसी जगह है जहां पे साइकिल्स बने हुए हैं, और आपने उसके ऊपर साइकिल चलाते रहना है, 1 घंटे का टाइम है। अब जरा सोचो, अगर ऐसा हुआ है, मैं यहां पे बना देता हूं जी, एक ये है, एक ये है, एक ये ट्रैक है आपके पास, 3 ट्रैक, ठीक है। टाइम आपको दे दिया गया जी 1 आवर का, ठीक है, 1 आवर का आपके पास टाइम है, और आपको कहा जा रहा है भैया आप साइकिल चलाएं। अब जरा सोचो, अगर आप साइकिल चलाओ इस दायरे में, ठीक है, अगर आप यहां पे साइकिल चलाओ तो एक चक्कर आपका कम वक्त में मुकम्मल हो जाएगा, एक चक्कर को मुकम्मल करने में वक्त कम लगेगा। तो फिर क्या फायदा होगा कि आप 1 घंटे के अंदर ज्यादा चक्कर काट पाओगे। बात बड़े ध्यान से सुनना, अगर एक साइकिल कंप्लीट करने में वक्त कम लगेगा तो आप गिवन टाइम के अंदर ज्यादा चक्कर काट पाएंगे, नंबर ऑफ साइकिल्स बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर आप इसकी बजाय इसमें आके साइकिल चलाओ, ठीक है, तो जाहिर सी बात है अब यहां पर आपको टाइम जो है वो एक साइकिल कंप्लीट करने में ज्यादा लग जाएगा। जब आपका एक साइकिल कंप्लीट होने का वक्त बढ़ जाएगा तो फिर नंबर ऑफ साइकिल यानी साइकिल्स की तादाद आपकी पहले से कम हो जाएगी। अब आप 1 घंटे में उतने चक्कर नहीं काट पाएंगे जितने आपने यहां पर काटे थे। इसी तरह से अगर आप इससे भी बड़े इस राउंड में आ जाए जी, यहां पर आ जाइए, ठीक है, इधर, ठीक है ना। अब जब आप यहां पे साइकिल चलाएंगे तो जाहिर सी बात है एक चक्कर मुकम्मल होने में आपको वक्त और ज्यादा लगेगा, तो आप 1 घंटे में ज्यादा चक्कर नहीं काट पाएंगे। समझ गए? तो बात को समझो मेरे बेटा। फर्ज कर लो कि भाई आपका ये जो एक चक्कर है वो 10 मिनट में कंप्लीट होता है। अगर ये 10 मिनट में कंप्लीट होता है तो 1 घंटे में आप 6 चक्कर काट पाओगे। 10 मिनट में अगर एक कंप्लीट हो तो 6 चक्कर काट पाओगे। इसी तरह से मेरे बेटा अगर आप बड़े दायरे में घूमो तो फर्ज करो ये 20 मिनट में एक चक्कर मुकम्मल होता है। अगर ये 20 मिनट में एक चक्कर मुकम्मल करेगा तो फिर आप 6 चक्कर नहीं काट पाएंगे, अब आप सिर्फ 3 चक्कर ही काट पाएंगे, ठीक है। उसके बाद ये जो बड़ा साइकिल है, फर्ज करो कि इसमें एक चक्कर आपका 30 मिनट में कंप्लीट होता है, और अगर 30 मिनट में एक चक्कर मुकम्मल होगा तो 1 घंटे में आप सिर्फ 2 चक्कर ही काट पाओगे। आप जरा फोकस करो ना कि जब एक चक्कर को मुकम्मल करने में वक्त कम लग रहा है तो चक्करों की तादाद ज्यादा है। जब एक चक्कर मुकम्मल करने का वक्त ज्यादा हो गया तो तादाद चक्करों की कम होगी। जब एक चक्कर मुकम्मल करने में वक्त और ज्यादा लगा तो तादाद और कम होगी। बेटा यही हाल है हमारे पास यहाँ पे फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड के दरम्यान में होता है। टाइम पीरियड है एक चक्कर का टाइम, फ्रीक्वेंसी है चक्रों की तादाद। अगर आपके पास टाइम पीरियड शॉर्ट है यानी एक चक्कर जल्दी कंप्लीट हो रहा है तो नंबर ऑफ चक्कर्स या नंबर ऑफ साइकिल्स क्या हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगी, ठीक है। अब टाइम कम रखो तो जो नंबर ऑफ साइकिल्स है वो ज्यादा हो जाएंगे, ठीक है। एक चक्कर का टाइम कम होगा तो नंबर ऑफ साइकिल्स ज्यादा हो जाएंगे, ठीक है। यानी इसको आप कम कर रहे हो और ये चीज बढ़ रही है, इनमें फिर क्या ताल्लुक हुआ, इनवर्स हुआ ना। और जब आप एक चक्कर का टाइम बढ़ाओगे तो चक्करों की तादाद कम हो जाएगी। आप एक चक्कर का टाइम बढ़ा रहे हो, चक्करों की तादाद कम हो जाएगी। उम्मीद है आपको इस एग्जाम्पल से ना ये चीज अच्छे से क्लियर हो गई होगी। इसी वजह से हम कहते हैं कि टाइम पीरियड का फ्रीक्वेंसी के साथ इनवर्स रिलेशन है, ठीक है। मैं फिर से रिलेट कर देता हूं बेटा। फ्रीक्वेंसी क्या है, जितने साइकिल्स कंप्लीट होते हैं एक गिवन टाइम के अंदर, ठीक है। और टाइम पीरियड क्या है, एक साइकिल कंप्लीट होने का वक्त। अगर एक साइकिल जल्दी कंप्लीट हो जाएगा तो फिर आप गिवन टाइम के अंदर ज्यादा साइकिल कंप्लीट कर पाएंगे। अगर एक टाइम को कंप्लीट करने में टाइम ज्यादा लग गया तो नंबर ऑफ साइकिल्स कम हो जाएंगे, यानी एक बढ़ाओगे दूसरा कम करोगे एक बढ़ जाएगा। तो इस तरह अगर दो चीजों के दरमियान रिलेशन हो तो उसको हम बोलते हैं इनवर्स रिलेशन। इसीलिए टी और एफ के दरमियान में जो है वो एक इनवर्स रिलेशन पाया जाता है और ये एक दूसरे के इनवर्सली रिलेटेड हैं, ठीक है मेरे बेटा। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है या किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाजमी से लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी से सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।